हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने एक फैक्ट देखा था। अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट सीआरयू है, ठीक है, और अगर वहाँ पे आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हो तो उसके पास चॉइस क्या थी, या तो वो आपका यूनिट बन रहा था या आपको जीरो डिवाइजर्स बन रहा था, ठीक है। तो उसी की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है ये क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल फाइनाइट सीआर है और वी कैन से कॉमोटेटिव रिंग, ठीक है, विद दिस कंडीशन विदाउट जीरो डिवाइजर्स, देन ये आपके पास इंप्लाई करता है आर के पास पक्का यूनिटी एलिमेंट होता है, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। कोई भी एलिमेंट मैंने ए आर से लिया है और ए आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। एक सेट मैंने डिफाइन किया बेसिकली ए आर, और या कह सकते हैं ये लेफ्ट कोसेट मैंने इसका डिफाइन किया है, तो उसमें एलिमेंट कुछ टाइप के होंगे। एंड ए भी आर का मेंबर है, एक्स भी आर से आ रहा है, तो बेसिकली ये सबसेट आपके इस रिंग का ही होगा, ठीक है। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया आर टू ए आर, और कुछ वो फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइन है, ओके। मेरा यहाँ पे क्लेम क्या है, बेसिकली एक बार बता दें, मुझे यहाँ पे क्लेम करना है जो सेट मैंने ए आर बनाया है वो नथिंग बट आर ही है। कैसे, देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को वन वन प्रूफ कर दूं देन वी आर डन, क्योंकि एक साइड से कंटेनमेंट मैंने दिखा दी है। अगर मैं फंक्शन वन वन प्रूफ कर दूं तो कार्डिनलिटी ऑफ आर, यानी कि जो डोमेन की कार्डिनलिटी है वो कोडोमेन से लेस होती है ऑलवेज, अगर फंक्शन वन वन होता है। मान लेते हैं कि फंक्शन आपका वन वन नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड, कोई भी आपको दो एलिमेंट ऐसे मिल जाएंगे जो कि नॉट इक्वल है बट उनकी इमेजेस सेम होगी, क्योंकि फंक्शन आपका नॉट वन वन है। यहां से कुछ फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइन है, एंड आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ए नॉन जीरो है एंड एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल है, तो उनका डिफरेंस शुड बी नॉन जीरो। अब ए इंटू, इसको मैंने कुछ नंबर, अगर मैं इसको बी मान लूँ एक्स माइनस वाई को, तो ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, और ए और बी आपके नॉन जीरो है, तो ये आपका जीरो डिवाइजर्स मिल गया है, यानी कि ए आपका जीरो डिवाइजर्स का मेंबर है। बट ये आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट जो हाइपोथेसिस है उसमें आपको गिवन है विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या क्या, यहाँ पे हम जैसे हमने नॉट वन वन फंक्शन लिया तो यहाँ पे हमें क्या मिला, जीरो डिवाइजर्स, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। सो एफ शुड बी वन वन, तो यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो डोमेन की कार्डिनलिटी है वो कोडोमेन से लेस होगी। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ आप इकट्ठा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो आर है वो नथिंग बट आपका ए आर ही है, ठीक है। अब देखो दोनों सेट ये सेम ही है, तो इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर मैंने एक मेंबर आर से लिया तो मुझे एक एक्स आर से ऐसा मिल जाएगा कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अब दोनों सेट आपके क्या है, इक्वल, तो यहां से आपके पास क्या इंप्लाई होगा, एक्स शुड बी वन, और वी कैन से एक्स शुड बी यूनिटी एलिमेंट। तो यही हमारा टास्क था कि अगर कोई फाइनाइट कॉमोटेटिव रिंग है जो विदाउट जीरो डिवाइजर्स प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसके पास यूनिटी एलिमेंट ऑलवेज होता है, ठीक है। कई बुक्स में, क्योंकि देखो अभी मैं इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन डिफाइन करूंगा फाइनाइट रिंग के लिए, ठीक है, कि क्या क्या कंडीशन वहां पे हमें नीड होगी। बट कुछ बुक्स में क्या होता है, एवरी जो भी आपके पास सी आर यू है, ठीक है, उसके वो वहां पे बोलता है कि आपके पास यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे गैलियन की डेफिनेशन में आप देखोगे वो कहते हैं कि एक कॉमोटेटिव रिंग विद यूनिटी जो कि आपकी विदाउट जीरो डिवाइजर्स प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाए वो इंटीग्रल डोमेन होता है। बट यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, देखो, अगर आपके पास फाइनाइट कॉमोटेटिव रिंग है और उसके पास विदाउट जीरो डिवाइजर्स प्रॉपर्टी है तो तब भी वो इंटीग्रल डोमेन बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्ट है इससे मैंने क्या प्रूव कर दिया, अगर आपके पास नॉन ट्रिवियल रिंग है, फाइनाइट कॉमोटेटिव रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर्स, तो उसके पास यूनिटी एलिमेंट ऑलवेज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा टारगेट यही है, बेसिकली इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन अगेन हम डिफाइन कर रहे हैं। आर प्लस डॉट बी एनी रिंग, ठीक है, ऑब्वियसली फाइनाइट है और कॉमोटेटिव रिंग है, ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो यहां से आप इंप्लाई क्या करोगे, आर इज इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि उसके पास यूनिटी ऑलवेज होता है, यही तो हमने प्रूफ किया है।
ठीक है। अब बोले तो ये डेफिनेशन ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें हाइपोथेसिस आपकी कम से कम यूज हो रही है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन है आपका। ठीक है, आपको कोई सी भी यूज करना है, आपको मार्क्स आपके एग्जाम में दोनों उस पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहां से हमने क्या प्रूफ कर गया, इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि हमने जो फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ा था इंटीग्रल डोमेन का, क्या पढ़ा था, CRU प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर्स जो आपके होते हैं वो आपके इंटीग्रल डोमेन कहलाते हैं। अगर कोई रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है जो कि विदाउट जीरो डिवाइजर्स प्रॉपर्टी को होल्ड कर दिया हो तो इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। ओके, अब लास्ट फैक्ट से हम ये भी बोल सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट CR है विदाउट जीरो डिवाइजर्स तो उसके पास यूनिटी एलिमेंट तो ऑलवेज होता है, तो वो आपका इंटीग्रल डोमेन बना देगी। बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, R शुड बी नॉन जीरो, और वी कैन से नॉन ट्रिवियल रिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से मैं डिफाइन कर सकता हूं, इफ फील्ड का डेफिनेशन भी हम यही से लिख सकते हैं, इफ R प्लस डॉट, ठीक है, R आपके पास अगेन नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल रिंग है, एनी फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स, देन यहां से जो R है वो आपका नथिंग बट फील्ड ही होता है। क्यों होता है, अभी जो मैंने फंक्शन बनाया था लाइक जस्ट अभी प्रूफ में R टू AR, और फंक्शन डिफाइन मैंने कुछ इस तरह से किया था, fx शुड बी AX, ठीक है, A शुड बी नॉन जीरो, और ये आपके R का ही मेंबर है। अगर मैं यहाँ पे ये प्रूफ कर दूं जो नॉन जीरो एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन वी आर डन। ओके, देखो 1 1 ये फंक्शन था, ये फंक्शन मेरा 1 1 था, एंड ऑन टू भी है, जस्ट जो मैंने कंस्ट्रक्शन इसकी की है वो उसी के अकॉर्डिंग ही ऑन टू बनना है। ठीक है, कि आप इस जो आपका कोडोमेन है उसके हर एलिमेंट के लिए आपको R में एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिल जाएगा। ठीक है, कि आप ऐसा इसको लिख पाओ, तो ये ऑन टू भी है। ठीक है, फंक्शन 1 1 तो है ही, ऑन टू भी हो गया। अब ऑन टू हो गया, मैं कुछ यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, ऑन टू का डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर कोई भी फंक्शन आपका a टू b ऑन टू है तो डेफिनेशन क्या बोलती है, फॉर ऑल y इन साइड b वी कैन ऑलवेज फाइंड x इन a, ठीक है, सच दैट fx इक्वल टू y। ठीक है, कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है। ठीक है, और वी कैन से आपको प्रीमेज मिल जाती है। अब यहां पे देखो 1 आपका AR का मेंबर होगा क्योंकि दोनों सेट नथिंग बट वो इक्वल थे, R इक्वल टू AR, क्योंकि 1 आपका R का मेंबर होगा, यूनिटी तो उसमें है ही, अभी तो प्रूफ किया है हमने। अब 1 R में बिलोंग कर रहा है, R नथिंग बट AR के इक्वल है, तो ये इसमें भी होगा। ठीक है, अब फंक्शन ऑन टू है तो आपको एक एलिमेंट x R में जरूर ऐसा मिल जाएगा सच दैट fx इक्वल टू 1, और वी कैन से ax इक्वल टू 1। इट मीन्स व्हाट, A इज यूनिट। यही तो आपके यूनिट का डेफिनेशन है कि जो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रखते हैं। ओके, और A आपका क्या था, नॉन जीरो एलिमेंट था। इट मीन्स व्हाट, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज एन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये आपका क्या प्रूफ हो गया, जो आपकी रिंग थी फाइनाइट CR विदाउट, उसमें एक्स्ट्रा कंडीशन क्या थी, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ये आपका क्या बन गया, फील्ड बन गया। ठीक है, तो ये 3 थ्योरम मेरे पास थी बेसिकली, 3 क्या 2 ही थ्योरम मेरे पास था। फर्स्ट वन, अगर कोई फाइनाइट CRU है, नॉन ट्रिवियल है, और वी कैन से फाइनाइट CRU है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन R आइदर जीरो डिवाइजर होगा और यूनिट होगा। सेकेंड वन, अगर आपके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, और वो विदाउट जीरो डिवाइजर्स प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है, तो उसके पास यूनिटी एलिमेंट ऑलवेज होता है। और वी कैन से ए नॉन ट्रिवियल फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज ऑलवेज ए फील्ड। ठीक है, तो ये मेरा टास्क था। अब देखो इन्हीं चीजों का मैं एप्लीकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि कल हमने कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी पढ़ी थी कि कैसे
हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था बेसिकली आइडम्पोटेंट सेट, आइडम्पोटेंट एलिमेंट, निलपोटेंट एलिमेंट, उनमें रिलेशन क्या बनता है उनके सेट में, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन में यहां पे ले रहा हूं, आर को एक पर्टिकुलर रिंग लिया मैंने जेड एम प्लस एम एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम, ठीक है। यहां पे मेरा टास्क क्या है, यहां से कंफर्म एक क्वेश्चन आता है, अगर आप डीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी एमएफसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, और कई बार गेट में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। एनईटी में काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि जेडएम जितने भी लाइक आपके Z6 आपके कोई भी पर्टिकुलर वहाँ पे कोई जेडएम का आपको एक रिंग दिया जाएगा, आपसे पूछ लेगा सेट की कार्डिनलिटी क्या है, यानी कि आइडम्पोटेंट एलिमेंट इसमें कितने हैं, इसके निलपोटेंट एलिमेंट इसमें कितने हैं। तो एक मैं जनरल प्रोसीजर जो है वो आपको बता रहा हूँ, उसी से आप इस पूरी रिंग के निलपोटेंट, आइडम्पोटेंट, यूनिट क्या होती है इसकी, जीरो डिवाइजर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, तो मेरा टास्क यहाँ पे क्या है, मुझे कार्डिनलिटी फाइंड करनी है यूनिट ऑफ जेडएम, ये क्या होती है। सेकंड, जीरो डिवाइजर्स ऑफ जेडएम, इसका कार्डिनलिटी मुझे चाहिए। आइडम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ जेडएम, इसका कार्डिनलिटी क्या होगा। निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ जेडएम, इसका कार्डिनलिटी क्या होगा, ठीक है। तो पहले फर्स्ट देखते हैं, अभी हमने क्या प्रूफ किया है, जेडएम के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आप जानते हो, पहले देखते हैं। ये ऑलवेज रिंग बनाता है, नो डाउट, ठीक है। अब और वन इसका क्या है, यूनिटी है, ठीक है। ये कॉम्यूटेटिव रिंग भी है, आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉम्यूटेटिव, इवन वी कैन से ये आपका CRU है, ठीक है। और जेडएम का कार्डिनलिटी क्या है, फाइनाइट है, इसमें m एलिमेंट है। और अभी हमने क्या रिजल्ट देखा था कि जो भी फाइनाइट CRU होता है, अगर उसके नॉन जीरो एलिमेंट में आप डील करोगे तो या तो क्या बनेगा, आपका यूनिट बनेगा या वो जीरो डिवाइजर्स बनेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं इसकी यूनिट का सेट बनाता हूं, यूनिट ऑफ जेडएम आपका क्या होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ग्रुप थ्योरी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। Z4 में या Z6 में अगर कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल लीजिए, वो कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आप सभी जानते हैं Zm प्लस M इसके रेस्पेक्ट में साइक्लिक ग्रुप बनाता है, ठीक है। बट थिंक अबाउट मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में मुझे ग्रुप का नीड नहीं है, क्योंकि यहां पे मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूं किन एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे कौन से एलिमेंट होते हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बेसिकली वो सारे नेचुरल नंबर जिनका m के साथ GCD 1 हो या m के कोप्राइम हो। तो वही डेफिनेशन में लिख रहा हूं, k बिलोंग्स टू n, k आपका क्या हो सकता है, लेस देन इक्वल टू m, एंड GCD ऑफ k एंड m वो आपका क्या होना चाहिए, 1, यानी कि k और m क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे यूनिट का सेट आया, किसका, Zm का। अब ध्यान से देखोगे ये हमारा कौन सा ग्रुप था, अगर आपने देखा होगा UM, और इस सेट का कार्डिनलिटी क्या था ग्रुप थ्योरी में, 5m। तो देखो कितना इजीली कैलकुलेट कर लिया है, डेफिनेशन का यूज किया है मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट सेट की कार्डिनलिटी आपके पास क्या आई, क्योंकि जो UM था एक्चुअल में वो सेट क्या है, देखो यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। सबसे पहले यूनिट का सेट क्या है, देन उसकी कार्डिनलिटी क्या है। अब आपने देखा था ये जो आपका ग्रुप, ये आपका जो सेट था, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m के रेस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा था, ओके। और कौन सा ग्रुप था, ये वाला UM, जिससे आपने UM से डिनोट करा था। और सेट की कार्डिनलिटी कितनी थी, 5 एंड आई होप 5 ऑयलर फंक्शन को कैलकुलेट करना सभी जानते हैं, ठीक है। देखो ये ग्रुप थ्योरी का बेसिक है, सबको आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट सेट की कार्डिनलिटी मेरे पास आ गई, ठीक है। अब मैं इसी की देखो, अब जो मैंने थ्योरम आपको लिखवाया था वो यहां पे हेल्पफुल होगी। अब देखो मुझे जीरो डिवाइजर्स कैलकुलेट करने हैं।
जेड आपके पास क्या है, CRU, फाइनाइट CRU है। तो यहाँ पे जो नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं वो या तो आपके क्या होंगे, यूनिट बनेंगे या जीरो डिवाइजर्स बनेंगे। तो अगर मैं यहां से जेड ऑफ जेड एम का डेफिनेशन लिखूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, वो एलिमेंट जो यूनिट हो गए वो जीरो डिवाइजर्स तो नहीं हो सकते हैं। जो जो मेंबर्स जेड एम के यूनिट हो गए उनको बाहर कर दो तो आपको क्या मिलेंगे, जीरो डिवाइजर्स। वही मैं करने जा रहा हूं। बेसिकली आपको वो मेंबर जेड एम के पिक करने हैं, ठीक है। के शुड बी नॉन जीरो, ठीक है, के नॉन जीरो होना चाहिए बाय डेफिनेशन। एंड जीसीडी के और एम का नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल टू 1 हो गया तो वो तो वहां पे यूनिट बन जाएंगे ना। अब जो एलिमेंट यूनिट बन चुके हैं वो जीरो डिवाइजर्स कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट थ्योरम देखा था, ठीक है। तो यहां से इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी आएगी, टोटल कार्डिनलिटी कितनी है यहाँ पे, ये आपका जेड एम, बेसिकली ये आपका सेट ऑफ ऑल जीरो डिवाइजर्स का सेट आ गया है, किसका, जेड एम का। अब यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, और वी कैन से नंबर ऑफ जीरो डिवाइजर्स इन जेड एम, वो कितने होंगे टोटल एलिमेंट में से। अगर आप फाइव ऑफ एम एलिमेंट निकाल दो, यानी कि जितनी आपकी यूनिट बन गई हैं उनको निकाल दो। अब देखो यहां से जीरो, जीरो क्या है आपके पास, क्योंकि जीरो को भी बाहर करना पड़ेगा आपको, तो +1 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि बाय डेफिनेशन आपके पास जीरो डिवाइजर्स वो एलिमेंट होता है लाइक नॉन जीरो एलिमेंट, इसके लिए आपको कोई एक अनदर नॉन जीरो एलिमेंट मिले और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको जीरो मिले। तो जीरो को आप एलिमेंट जो जीरो है उसको जीरो डिवाइजर्स नहीं काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको निकालना पड़ेगा। अब यूनिट भी नहीं काउंट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास कौन से एलिमेंट है, कार्डिनलिटी हो गई आपकी जीरो डिवाइजर्स की, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने जीरो डिवाइजर्स आपके यहाँ पे होने वाले हैं जेडएम में। आप कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल ले लीजिए जो आपका मर्जी है, +6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस 6। तो अगर मैं इसकी यूनिट का सेट बनाऊं बेसिकली Z6 का, तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट जिनका 6 के साथ GCD 1 होने वाला है, तो 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा। तो ये आपके यूनिट का सेट है, ठीक है। अगर आपको जेड ऑफ Z6 बनाना है, यानी कि जीरो डिवाइजर्स का सेट बनाना है, तो वो एलिमेंट जो रिमेनिंग है, ठीक है, ये आपके जीरो डिवाइजर्स होंगे। जीरो किसी भी सेट का मेंबर नहीं होगा, क्योंकि जीरो ना तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, और आपको जीरो डिवाइजर्स चेक करने के लिए एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो होना चाहिए, ओके। अब आप कार्डिनलिटी ऐसे भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे 5 ऑफ 6 का वैल्यू कितना होता है, 2। अगर आपको यहाँ पे इसको अप्लाई करना है, यानी कि नंबर ऑफ जेड निकालने हैं इन Z6, तो कैसे करोगे, 6 - 2 + 1, यानी कि आपके पास 3 आया, और यहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ओके। ऐसे जो मर्जी आप जिसके लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको होमवर्क दे रहे हैं, Z100 में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो दो चीजें मैंने कैलकुलेट कर ली हैं, यूनिट जेडएम में कैसे देखते हैं एंड जीरो डिवाइजर्स कैसे देखते हैं। नेक्स्ट टारगेट है मेरा निलपोटेंट एलिमेंट को कैसे देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपके पास फॉर्मूला आएगा बेसिकली एक फैक्ट आएगा, उसके मैं प्रूफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जस्ट आपको टैकल करना है क्वेश्चन का, ठीक है। फिर ज़्यादा थ्योरी हो जाएगा, इतने थ्योरी फिर बोरिंग लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपने इंटरेस्ट के लिए उसको प्रूफ कर सकते हैं, जस्ट बेसिक नंबर थ्योरी का वहाँ पे यूज होना है, ठीक है। देखो आपके पास दो मेथड है, या तो आप बाय डेफिनेशन जाइए,
या तो आप बाय डेफिनेशन चाहिए, ठीक है, या एक रूल बता रहा हूं कैसे आपको फाइंड आउट करना है। अगर आप पहले निलपोटेंट एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी एलिमेंट ए है इज निलपोटेंट एलिमेंट इफ देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k such that a to the power k equal to 0 but a to the power k minus 1 should be नॉन जीरो, ठीक है। और यहां पे इस चीज का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट आपका k टाइम्स है, और ये जो यहां पे प्रोडक्ट हो रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, इसको कभी भी स्किप मत करना, ठीक है। सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के आप यहां पे डील कर रहे हो, ठीक है। तो जो यहां पे निलपोटेंट एलिमेंट का सेट आता है, ठीक है, 2-4 लाइन का प्रूफ है, आप ट्राई भी कर सकते हैं। मैं जनरल लिख रहा हूं t टाइम्स ऑफ p1 p2 अप टू pk, ओके। और जो t आपका वेरीज करेगा यहाँ पे लाइक 1 2 3 एंड p1 टू दी पावर n1 माइनस 1, p टू दी पावर n2 माइनस 1 एंड pk टू दी पावर nk माइनस 1। अब देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक पर्टिकुलर एग्जांपल की हेल्प से बता रहा हूं ये कैसे फाइंड आउट करना है। अब अगर यहां पे इसकी कार्डिनलिटी की बात करोगे, मींस नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट इन Zm, और वी कैन से कार्डिनलिटी ऑफ Zm, वो आपके पास क्या होता है p1 टू दी पावर n1 माइनस 1 इंटू p टू दी पावर n2 माइनस 1 एंड प्रोडक्ट pk टू दी पावर nk माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने Z24 लिया प्लस 24 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 24। देखो हो सकता है कई बार पूछ बैठता है, देखो बेसिक क्वेश्चन कि वो निलपोटेंट एलिमेंट है कौन से। अगर कार्डिनलिटी पूछ रहा है तो दिन अपने फॉर्मूला लगाना है, बात खत्म। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना वो आपसे वो एलिमेंट ही पूछ बैठे कि भाई कौन सा एलिमेंट है निलपोटेंट है। तो उसके लिए क्या मेथड है, जैसे कि n ऑफ Z24 आपने फाइंड आउट करना है। वेट, तो आपके पास क्या होगा t टाइम्स, अब 24 के आपको फैक्टर करने, 24 के फैक्टर यहां पे क्या होंगे, ठीक है। इसको ऐसे आपने बेसिकली करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आपने करना है, जो भी नेचुरल नंबर आपको दिया गया होगा। अब यहां पे क्या लिखना है बाय डेफिनेशन p1 p2, तो p1 आपका क्या हो गया, यहाँ पे p1 आपका 2 हो गया एंड p2 आपका 3 हो गया, तो t इंटू 2 इंटू 3 आएगा। और t कितना वेरी करेगा, अब देखो यहाँ पे t कहां तक वेरी कर रहा है, t इक्वल टू 1 2 3 कहां तक जाएगा आपका t, p1 टू दी पावर n माइनस 1 एंड p टू दी पावर n2 माइनस 1। तो t आपका कहां तक वेरी कर रहा है, तो देखो p1 की पावर ये आपका 2 है, p1 यानी 2 की पावर 2 तक जाएगा और 3 की पावर 0 यानी कि 4 तक जाएगा, 2 की पावर 2 तक जाएगा एंड 3 की पावर 0 तक जाएगा, यानी कि आपका क्या आ गया 4। तो यानी कि t को क्या क्या वेरी कराना पड़ेगा आपको 4 तक, 1 2 3 एंड ये आपका 4। तो यहाँ पे आप t की वैल्यूज डाल दीजिए तो आपको एक्चुअल सेट मिल जाएगा निलपोटेंट एलिमेंट का। तो t की वैल्यू 1 डालते ही आपके पास क्या मिलेगा 6 12 18 एंड लास्ट में 4 डालोगे तो 24, बट यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 4, तो 0। तो ये आपके कौन से है सेट ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट इन Z24, ठीक है। आई होप
आपको ये समझ में आया होगा। अब कार्डिनलिटी की बात करनी है तो सिंपल, जैसे आपने 24 को यहाँ पे लिखा है 2 to the power 3 एंड 3 to the power 1, तो जो पावर है उसमें से एक माइनस करना है, तो जो कार्डिनलिटी होगी n ऑफ Z24 वो आपके पास क्या होगी 2 to the power 3 minus 1 एंड 1 minus 1, तो ये क्या आएगा 2 to the power 2 यानी कि 4 आंसर। तो ऐसे आपने वर्क करना है, ठीक है। एंड आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, इनको वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये निलपोटेंट एलिमेंट है। ओके, वेरीफाई कैसे करोगे, यानी कि 6 की पावर करते जाओगे, आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 24 ये आपका क्या दे देगा 0। तो ये तो हुआ फॉर्मूला वर्क, ठीक है। आप बाय डेफिनेशन भी वर्क कर सकते हो कौन सा एलिमेंट निलपोटेंट होता है। जैसे कि कोई भी बेसिक एग्जांपल और हम ले लेते हैं समझने के लिए Z6, तो यहाँ पे एलिमेंट कौन से होंगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 एंड एडिशन मॉडुलो 6। फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एडिशन मॉडुलो 6 है एंड सेकंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6। तो यहाँ पे निलपोटेंट एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 0 का पावर 1 करोगे तो यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस था आपके पास, तो ये निलपोटेंट एलिमेंट होगा, ठीक है। अब 1 की पावर कितनी भी कर लो अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 तो कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका निलपोटेंट एलिमेंट नहीं है। 2 का पावर, क्या 2 का पावर, जैसे 2 का पावर 1 करोगे आपके पास क्या आएगा 2 आएगा, 2 का पावर 2 करोगे आपके पास 4 आएगा, बट ध्यान रखना है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6। 2 का पावर 3 करोगे तो ये आएगा 8, अभी 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, तो यानी कि फिर क्या आएगा 2, तो रिपीटेशन आ जाएगी अगेन, तो ये कभी भी निलपोटेंट नहीं बनेगा। ओके, 3 का पावर चेक कर सकते हो आप, 3 स्क्वायर करोगे 9 यानी कि वापस 3 आ जाएगा, तो ऐसे रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। 4 को आप वेरीफाई कर सकते हैं, 5 को आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो निलपोटेंट एलिमेंट है वो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे जो कार्डिनलिटी होगी यानी कि नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट वो क्या होंगे 2 to the power 1 minus 1 into 3 to the power 1 minus 1, यानी कि 2 की पावर 0 3 की पावर 0 आपके पास 1 आएगा। तो यहाँ पे 0 इज दी ओनली निलपोटेंट एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपका जनरल वर्क है, ठीक है। बट अगर आपको कोई बड़ी एंट्रीज दे दे लाइक Z100 दे दे, तब आप इस तरह से वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ये सेट पता होना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे जनरल वर्क आपसे कराया है, ठीक है। अगर छोटी एंट्रीज हैं तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जनरल जो आपकी डेफिनेशन है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं निलपोटेंट एलिमेंट को, ठीक है। तो ये हमारा जेडएम का एनालिसिस था। तो अब यहाँ पे हम आइडम्पोटेंट एलिमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। आई होप निलपोटेंट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आइडम्पोटेंट एलिमेंट ऑफ जेडएम, ये कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, अब बाय डेफिनेशन जैसे जनरल वर्क करोगे, A belongs to R is said to be idempotent element if A square equal to A, यानी कि स्क्वायर करने पे वापस वही नंबर आ जाए। अब डील कहां पे कर रहे हैं ZM में, ठीक है। देखिए Z6 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कितने आपके पास आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 4 5 प्लस 6 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करना है, वो नंबर्स यहां से आपने पिक करने हैं जिनका स्क्वायर करने पे A आ रहा हो,
ठीक है। जीरो, जीरो का स्क्वायर करोगे जीरो ही आएगा, तो ये आपके पास आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट है। वन का स्क्वायर करने पे वन आएगा अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, ये भी आपका आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ओके, व्हाट अबाउट टू, टू का पावर 3 करोगे 8 आएगा, बट 6 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। ठीक है, सॉरी 2 की पावर 2, क्योंकि स्क्वायर देखना है नोट क्यूब, क्योंकि हम यहाँ पे आइडम्पोर्टेंट चेक कर रहे हैं। 2 स्क्वायर करने पे क्या आएगा 4। ठीक है, बट आना क्या चाहिए था 2, तो इसका मतलब 2 आपका आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट नहीं है। व्हाट अबाउट 3, 3 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, देखो जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है ना उसमें डील कर रहे हैं। 3 स्क्वायर 9 और 6 से डिवाइड करोगे 9 को, रिमाइंडर हमें लिखना है तो 3 आ गया। व्हाट अबाउट 4, 4 स्क्वायर करने पे क्या आएगा 16 आएगा, और 6 से आपको डिवाइड करना है तो वापस 4 आ जाएगा। डन। 5 स्क्वायर करने पे क्या आएगा 25, 6 से डिवाइड करोगे 1, तो ये आपका नहीं है। तो बेसिकली जो आपके पास सेट आया आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ Z6, वो आपके पास क्या आया है 0, 1, 3 एंड 4। तो ये तो हमारे पास वो, अगर आपको एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट के लिए, मतलब Z6 में या किसी भी ZM में, तो ये आपके पास वर्क है। यहाँ पे एक्चुअल में आपको एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बट अगर आपको इसका डायरेक्ट कार्डिनलिटी चेक करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ट्रिक है। वैसे इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बट प्रूफ पे मैं नहीं जा रहा हूँ। वो क्या होता है बेसिकली, अगर आप कार्डिनलिटी ऑफ इसकी बात करोगे, और वी कैन से नंबर ऑफ आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट इन ZM, वो आपके पास होता है 2 to the power k, where k is distinct prime divisors। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है, सिंपल सा फैक्ट है। जैसे कि मुझे इसमें ही चेक करना है, 6 को आपने फैक्टर करना है 2 into 3, और वी कैन से 6 के डिवाइजर्स आपने चेक करना है। 6 को 1 डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है, बट हमें पिक कौन से करने हैं, वो के लेने हैं जो कि आपके डिस्टिंक्ट है और प्राइम डिवाइजर्स हैं। तो यहाँ पे 1 हुआ, सॉरी यहाँ पे 2 हुआ एंड 3 हुआ, तो के की वैल्यू कितनी होगी 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 to the power 2 4, एंड यहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कार्डिनलिटी ऑफ Z24, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट इन Z24, वो कितना होगा 2 to the power k होगा, बट k आपका क्या है, जो आपका 24 होगा उसके डिस्टिंक्ट आपने क्या देखने हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स, क्या होंगे आपके 2 होगा, 3 होगा, और तो कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है। ठीक है, Z24 में, एंड आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको एक्चुअल में सेट ही चाहिए। Z24 का जो एक्चुअल सेट आएगा 0, 1, 9, 16, ये वो एलिमेंट है, आप वेरीफाई कर सकते हो। आपने कुछ नहीं चेक करना है, A² = A, ये आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस था बेसिकली। जो आपके पास रिंग होती है, देखो यहां से क्वेश्चन कंफर्म है, अगर आप गेट की बात करोगे कभी कभी 2 मार्क्स में भी आ जाता है, और सीधा पूछता है नंबर ऑफ यूनिट क्या होता है। ठीक है, और क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से,
अगर आप एमएससी एंट्रेंस की बात करते हो तो वहां पे भी एक क्वेश्चन का चांसेस है इन चारों कॉन्सेप्ट पे, यानी कि जेडएम में आपसे यूनिट के बारे में पूछ सकता है, आपसे जीरो डिवाइजर्स के बारे में पूछ सकता है, आइडम्पोटेंट एलिमेंट के बारे में पूछ सकता है एंड निलपोटेंट एलिमेंट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस था, जो फैक्ट थे उनको यहाँ पे अप्लाई किया। आप यहाँ पे कितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, बट आपको बेसिक आना चाहिए कि कैसे हम ऑयलर फाई फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, ये सब बेसिक आना चाहिए। ठीक है, उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ग्रुप थ्योरी का पार्ट है, और आप रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इतना तो बनता है कि आपको ऑयलर फाई फंक्शन का कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, तो वही देखो ग्रुप थ्योरी का बेसिक जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बेसिक्स आना चाहिए आपको ग्रुप थ्योरी का इस कोर्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, ठीक है, यहां पे कुछ अब रिजल्ट्स देखते हैं। इफ R is any integral domain, then 0 and 1 are only idempotent element। देखो अब ये जो फैक्ट है ना, जैसे आप इनको रिजल्ट्स में लिख सकते हो, ये आपकी हेल्प करते हैं आइडम्पोटेंट एलिमेंट कैलकुलेट करने में। अब देखो, अब आपको इंटीग्रल डोमेन चेक करना आ गया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर इंटीग्रल डोमेन हो सकते हैं जो सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको पता है मेरा जो सेट दिया गया है वो जो भी वहां पे बाइनरी ऑपरेशन है उनके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल डोमेन बन रहे हैं, तो वहां पे आपके जो आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे वो 0 and 1 ही होंगे, इनके अलावा कोई आइडम्पोटेंट एलिमेंट नहीं हो सकता। क्यों? देखो मैंने एक फैक्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, मैंने एक प्रूफ आपको कराया था, जितने भी, ठीक है, क्या होते हैं आइडम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं वो कंटेन किसमें करते हैं, जेड ऑफ आर यूनियन 0 and 1। देखो लास्ट क्लास में इसका मैंने प्रूफ किया था, कंटेनमेंट कराया था। अब देखो यहाँ पे इसका यूज क्या है, हमने क्या कहा है, आर हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन मतलब लास्ट प्रॉपर्टी पे जाइए, विदाउट जीरो डिवाइजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे सेट क्या है, या क्या ये सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल जीरो डिवाइजर्स। और इंटीग्रल डोमेन से क्या हो गया, इंटीग्रल डोमेन होने से क्या हो गया, यहाँ पे है विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो इन ये एलिमेंट तो कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, जीरो डिवाइजर्स। तो आई आर के पास ओनली चॉइस क्या है भाई, वो इसी सेट में कंटेन करेंगे, यानी कि 0 and 1 ओनली क्या होंगे, आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो रिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, नंबर 2 पे आप इसको लिख सकते हैं, इफ R is integral domain then 0 is only nilpotent element, 0 is only nilpotent element of R। सिंपल सा फैक्ट है, हमने आपको क्या प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर में, जो निलपोटेंट एलिमेंट होते हैं आर के वो किस में कंटेन करते हैं, जेड ऑफ आर यूनियन 0। अब इंटीग्रल डोमेन से इन एलिमेंट की पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई, तो जो आपका एन आर है वो किस में कंटेन कर जाएगा, इस सिंगलेटन सेट 0 में। इट मीन्स व्हाट, 0 इज द ओनली निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ आर। ओके, एक एक लाइन के इनके प्रूफ है। ठीक है, और इन दोनों फैक्ट का मैं आगे जाके यूज करूंगा क्योंकि कल का जो मेरा लेक्चर रहेगा, आज हमने बेसिकली किया क्या है, कोई एक पर्टिकुलर रिंग थी, उसके मैंने आइडम्पोटेंट एलिमेंट यानी कि सिंगल रिंग के लिए हमने बात की है। कल अगर मेरे पास एक से ज्यादा रिंग का प्रोडक्ट हो लाइक R1 क्रॉस R2, तो यहाँ पे हम यूनिट्स, आइडम्पोटेंट एलिमेंट, निलपोटेंट एलिमेंट, जीरो डिवाइजर्स, इनका डील कैसे करेंगे। ठीक है, तो कल का लेक्चर इसी पे होगा। ठीक है, अगर आपके हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि अगर R1 R2 रिंग है तो प्रोडक्ट रिंग बनेगा अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब यहां से और एनालिसिस मुझे करना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट, ये क्या इनका प्रोडक्ट इंटीग्रल डोमेन बनेगा, क्या इनका प्रोडक्ट फील्ड बनेगा। ठीक है, एंड
नीलपोटेंट एलिमेंट, आइडमपोटेंट एलिमेंट, इन सबको कैसे कैलकुलेशन हमें करना है, ठीक है। तो कल के लेक्चर में देखेंगे। तो ये हमारे पास एनालिसिस था आइडमपोटेंट एलिमेंट एंड नीलपोटेंट एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। अब इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, दोनों स्टेटमेंट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है? आप आर को सिंगलेटन जीरो ले लो। अब देखो यहाँ पे ओनली एक नीलपोटेंट एलिमेंट है, क्या ये इंटीग्रल डोमेन है? नहीं, ओके। इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर कोई रिंग आपके पास दो आइडमपोटेंट एलिमेंट रख रही है तो जरूरी नहीं है इंटीग्रल डोमेन होगा। इसका एग्जांपल आपने देना है कन्वर्स का। कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका काउंटर थिंक करना है, ठीक है, मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट यहां पे हम देखते हैं, हाँ जी, ZM is integral domain if and only if M is prime। अब ये कैसे प्रूफ करना है? जस्ट एक लाइन का प्रूफ है, यानी कि जो भी ZM होते हैं आपके, वो इंटीग्रल डोमेन तभी बनाते हैं जब वो क्या M आपका क्या होगा? प्राइम होगा, अदरवाइज वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जीरो डिवाइजर्स मिलेगा और जीरो डिवाइजर्स सॉरी, और जीरो डिवाइजर्स मिलने से क्या होगा? विदाउट जीरो डिवाइजर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, ठीक है, ओके। क्यों? इसका सिंपल सा प्रूफ है, अगर आप इसके जीरो डिवाइजर्स की बात करोगे, जेड ऑफ जेड एम, वो आपके पास क्या आएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? अगर m आपके पास प्राइम नंबर हुआ, क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइजर्स यहां पे m इक्वल टू पी होने पे देखो CRUA है, ZM आपके पास है क्या? हमने इसको CRU प्रूफ किया है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। और अभी फैक्ट क्या देखा है हमने जस्ट स्टार्टिंग में, अगर कोई फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है जो विदाउट जीरो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही हो तो इंटीग्रल डोमेन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए m इक्वल टू पी होने पे जो इसका सेट ऑफ ऑल जीरो डिवाइजर्स का सेट था वो 5 आ गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका यूनिट निकाल लोगे, यहाँ पे आप यूनिट की डील करोगे तो सारे एलिमेंट कौन से होंगे यहाँ पे? क्योंकि ऑलरेडी प्राइम है तो सारे एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 ऑफ पी इसके पास क्या हो जाएगा? p-1 एलिमेंट इसके पास क्या हो जाएंगे? यूनिट हो जाएंगे। और जीरो को आपने बाहर रखना है, ठीक है। जीरो तो ना, जीरो ना ही आपका जीरो डिवाइजर्स है और ना ही इसको यूनिट में काउंट कर सकते हैं। तो जीरो डिवाइजर्स यहां से कितने बचे आपके पास? टोटल इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? ZP सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी? p-1 आपके पास यूनिट है और +1 आपने ऐड करना है, तो इससे कैंसिल आउट जीरो, यानी कि आपके पास एक भी जीरो डिवाइजर्स नहीं है। यानी कि m इक्वल टू पी होने पे विदाउट जीरो डिवाइजर्स प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। डन। इवन यहां से आप बोल सकते हो ZM इज इंटीग्रल डोमेन, सॉरी इंटीग्रल डोमेन तो हो गया, और वी कैन से फील्ड इफ एंड ओनली इफ m इक्वल टू p। जस्ट सिंपल प्रूफ, ओके। अब आपकी बुक्स में इनको लिखा होता है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, तो ये उसका एनालिसिस है, ये उसका प्रूफ है, ठीक है। नेक्स्ट, if A is idempotent element, then I1 minus A is also idempotent element, ठीक है।
एक लाइन का प्रूफ है। अब इसको प्रूफ करना है तो इसका स्क्वायर लेके 1 माइनस ए ही आना चाहिए, ठीक है। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, ये हमारे पास नालसिस साहब के पास निलपोटेंट एलिमेंट और आइडम्पोटेंट एलिमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ। ट्रू फॉल्स, इफ आर बी एनी रिंग if R be any ring हाँ जी, let A and B are nilpotent element of R, then A plus B and AB is also nilpotent element of R, true and false, ठीक है। Number 1, number 2, if R is any commutative ring and A and B are nilpotent element of R, then A plus B and A into B are also nilpotent element of R। ये आपने वेरीफाई करना है कौन सा यहाँ पे ट्रू, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। एंड थर्ड वन, if AB is nilpotent element of R, then B into A is always nilpotent element of R, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिया है, आपने वेरीफाई करना है कौन सा यहाँ पे ट्रू है कौन सा आपके पास फॉल्स है, ठीक है। तो कल में प्रोडक्ट ऑफ रिंग के ऊपर एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है, कि कब ये इंटीग्रल, क्या इंटीग्रल डोमेन होगा, या जो भी उसकी सर्टेन प्रॉपर्टीज है उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं गाइज, ठीक है। और अगर देखो, जैसे आप लेक्चर देखते हो, अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट में क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर पॉसिबल होगा आपको कमेंट्स में ही मैं रिप्लाई कर दूंगा, बट नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।